हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स में पिक्चर। देखिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में जो वेक्टर अलजेब्रा के एग्जाम्पल आपको पढ़ा रहे थे कुछ, और ये हम वो सारे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। देखिए आप ये कतई मत सोचना कि ये जो बुक हम पढ़ा रहे हैं आपके पास नहीं है या ऐसी नहीं है। ये जो क्वेश्चन आपको पढ़ा रही है ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते भी हैं, आते भी है। तो ये तो मत सोचिए कि हमारे पास ये बुक नहीं तो हम क्यों पढ़ें। आपको हम क्वेश्चन वीडियो दिखा देते हैं। पिछले 2-3 वीडियो से एग्जाम्पल करा रहे हैं, अच्छे एग्जाम्पल करा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में देखा था आपने, बहुत अच्छे एग्जाम्पल कराए गए जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और हमने आपको बताया कंपटीशन वाले वीडियो भी आपको मिलेंगे आगे चल करके। और कमेंट्स करके बताना आपको पढ़ करके कैसा लग रहा है। अभी जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, अभी आपको पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़िएगा। देखिए एक चीज़ हम हर वीडियो में आपको समझाते हैं, बोलते हैं कि एक अपना लक्ष्य बनाइए, टारगेट बनाइए। और जो आपका दोस्ताना माहौल है, ऐसे दोस्तों से आप बचिए जो जिससे आपको लगता है कि नहीं आपका समय वेस्ट हो रहा है या बैड हैबिट्स सीख रहे हैं। देखिए थोड़ी सी दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, मन में बिल्कुल ठानना पड़ेगा और आप सफलता 100% हासिल करेंगे। आपने राजा ब्रूस की कहानी सुनी होगी, जो युद्ध हार जाते हैं और गुफा में जा कर के छुप जाते हैं। फिर मकड़ी एक चढ़ती रहती है, उसको देखते हैं, गिरती है, चढ़ती है, फिर गिरती है और लास्ट में चढ़ जाती है। तो उससे क्या सीख मिलती है कि अगर आपको 1 या 2 बार असफलता मिलती है तो आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, लगातार मेहनत करना है। एक बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लो, प्रतिज्ञा कर लो कि मैंने मेहनत करना है और सफलता हासिल करनी। चलिए फिलहाल आते हैं। तो जो एग्जाम्पल आपको पढ़ाना है, 2 एग्जाम्पल आपको भी समझाने वाली है, तो उनको हम आपको पहले दिखाएंगे। कौन से दोनों एग्जाम्पल हैं, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा। एक एग्जाम्पल नंबर है तो बहुत सारे 24। देखिए ये सिद्ध कीजिए समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं एक दूसरे को समद्विभाजित विभाजित करती हैं। और ये 25वां सिद्ध कीजिए एक समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समांतर भुजाओं के समांतर उनके योग के आधे के बराबर होती है। तो फिलहाल अभी ये 2 एग्जाम्पल आपको बताते हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये अच्छे एग्जाम्पल हैं, इसलिए इनको गौर से देखिएगा, थोड़ा सा देखिए। तो कहा गया है, पहले जो अभी बताया, सिद्ध कीजिए समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं। देखिए 24 वाला जो एग्जाम्पल है, ये कोई समांतर चतुर्भुज है। ये कोई समांतर चतुर्भुज है। तो कहा गया समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं के मध्य बिंदुओं, आमने सामने की भुजाओं के मध्य बिंदुओं, आमने सामने की भुजा से मान लो इसका मध्य बिंदु ये P है, समझिएगा। इसका मध्य बिंदु ये Q है, इसका मध्य बिंदु ये R है और इसका मध्य बिंदु ये S है। P देखिए ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। P क्या है, मध्य बिंदु किसका, AB का। Q क्या है, मध्य बिंदु किसका, BC का। R क्या है, मध्य बिंदु किसका, CD का। S क्या है, मध्य बिंदु किसका, AB का। अब कहा गया है कि आमने सामने की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए। आमने सामने की भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, मतलब इसे आमने सामने मतलब AB और CD इनके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए। ये PR, देखिए सीधी होगी, हाथ मिल जाता है थोड़ा सा, और इनके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए। तो कहा गया है आमने सामने की मध्य बिंदु, आमने सामने की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। देखिए आमने सामने की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, आमने सामने भुजाओं को, जैसे AB के सामने CD है तो AB का मध्य बिंदु P और CD का मध्य बिंदु R, इसको मिलाने से एक रेखा बन गई PR। अब AB के सामने BC है तो AB का मध्य बिंदु S और BC का मध्य बिंदु Q, और इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से रेखा बन गई SQ। तो सिद्ध करना है मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाएं बनती हैं, आपको बता दें सिद्ध क्या करना है और कैसे सिद्ध करें। पहले ओरल देखिए फिर रिटन देखिए। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाएं बनती हैं, आमने सामने की भुजाओं को, आमने सामने की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से। तो
आमने सामने की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा PR बनी और एक रेखा SQ बन गई। फिर से समझ लीजिए, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से दो रेखाएं बन गई। आमने सामने की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा PR बन गई और एक रेखा SQ बन गई। अब सिद्ध करना है कि ये रेखाएं एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। जो आमने सामने की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाएं बनी हैं वो रेखाएं एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि रेखा PR और रेखा SQ एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। अगर समद्विभाजित करती हैं ये फिर मध्य बिंदु होना चाहिए, इसको कुछ भी मान लो, जैसे मान लो E है, E मान लो। तो हमें सिद्ध करना है कि PR और SQ एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। क्या सिद्ध करना है कि PR और SQ एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। मतलब हमें सिद्ध करना है कि जो E, अगर PR और SQ एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं, ये सिद्ध करना है। तो अगर समद्विभाजित करेगी तो E क्या हो जाएगा, मतलब ये ऐसे भी कह सकते हैं, हमें सिद्ध करना है कि E जो है वो PR का भी मध्य बिंदु है और जो E है वो SQ का भी मध्य बिंदु है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। देखिए हमें क्या सिद्ध करना है कि जो E है वो PR का भी मध्य बिंदु है और जो E है वो SQ का भी मध्य बिंदु है। जो E है वो PR का भी मध्य बिंदु है और जो E है वो SQ का भी मध्य बिंदु है। अगर हम ये साबित कर दें कि ये जो E है ये PR का भी मध्य बिंदु है और यही E SQ का मध्य बिंदु है, अगर हम ये साबित कर दें तो सिद्ध हो जाएगा कि PR और SQ एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। कैसे सिद्ध करेंगे देखिए, अब देखिए आप तो पहले ओरल सुन लीजिए कैसे साबित करेंगे कि जो E है वो PR का भी मध्य बिंदु है, जो E है वो SQ का भी मध्य बिंदु है। ये कैसे साबित करेंगे, अगर ये साबित हो जाए कि जो E है वो PR का भी मध्य बिंदु है और E SQ का भी मध्य बिंदु है, तो साबित हो जाएगा कि PR और SQ एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। तो कैसे साबित करेंगे, तो एक बार PR ले लें, एक बार PR का मध्य बिंदु ले, देखो एक बार PR ले लें और PR का मध्य बिंदु निकाल लें और एक बार SQ ले लें, SQ का मध्य बिंदु निकाल लें। और अगर दोनों का मध्य बिंदु सेम आ जाए, समान आ जाए, एक ही जैसा आ जाए, तो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों रेखाएं दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। एक बार PR का मध्य बिंदु निकालें, एक बार SQ का मध्य बिंदु निकाला जाए। एक बार PR का मध्य बिंदु निकाला जाए, एक बार SQ का मध्य बिंदु निकाला जाए। अगर दोनों का मध्य बिंदु सेम आ जाएगा, मध्य बिंदु निकालने का मतलब मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकाला जाए, और अगर मध्य बिंदु का स्थिति सदिश सेम आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि समद्विभाजित करती है। देखिए चलिए मान लेते हैं, माना मूल बिंदु O के सापेक्ष A, B, C, D के स्थिति सदिश क्रमशः A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर है। चलिए मान लिया स्थिति सदिश। देखिए क्योंकि जो स्थिति सदिश होगा वो स्थिर बिंदु के सापेक्ष होगा, आपको पहले वीडियो में शायद दूसरे में बताया था। स्थिर बिंदु यहाँ O ले लिया गया। देखिए तो O के सापेक्ष A का स्थिति सदिश है, कैसे लिखोगे, OA वेक्टर और ये है कितना A वेक्टर, O के सापेक्ष B का स्थिति सदिश OB वेक्टर और ये कितना माना गया B वेक्टर, O के सापेक्ष C का स्थिति सदिश OC वेक्टर, O के सापेक्ष D का स्थिति सदिश OD वेक्टर, D वेक्टर। अब देखिए क्या किया जाए, अब P का स्थिति सदिश निकाला जाए, P का स्थिति सदिश OP वेक्टर। तो P का स्थिति सदिश OP वेक्टर कैसे निकालोगे, P है क्या, मध्य बिंदु है, ये तो दिया गया मध्य बिंदु, किसका मध्य बिंदु है, AB का। तो देखिए तो P का स्थिति सदिश कैसे निकालोगे, अगर P मध्य बिंदु है तो P का स्थिति सदिश कैसे निकाला जाएगा, A का स्थिति सदिश प्लस B का स्थिति सदिश बटे 2। देखिए A का स्थिति सदिश मतलब A वेक्टर प्लस B का स्थिति सदिश B वेक्टर और बटे 2। इसके बाद Q का स्थिति सदिश निकालो OQ वेक्टर। तो Q क्या है,
मध्य बिंदु, किसका मध्य बिंदु, BC का। तो Q का स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे, देखो B का स्थिति सदिश प्लस C का स्थिति सदिश बटे 2, तो आ जाएगा B वेक्टर और प्लस C वेक्टर और बटे 2 आएगा अपान 2। अब R का स्थिति सदिश निकालें, OR वेक्टर। देखिए R का स्थिति सदिश OR वेक्टर कैसे निकालेंगे, R क्या है, मध्य बिंदु, किसका, CD का। तो R का स्थिति सदिश OR वेक्टर कैसे निकालेंगे, C का स्थिति सदिश प्लस B का स्थिति सदिश बटे 2। देखिए C का स्थिति सदिश प्लस B का स्थिति सदिश बटे 2, फिर S का स्थिति सदिश निकाला जाए। तो S किसका मध्य बिंदु है, AB का। तो A का स्थिति सदिश प्लस B का स्थिति सदिश, देखिए A का स्थिति सदिश प्लस B का स्थिति सदिश बटे। अब देखिए हमें क्या साबित करना है, हमें साबित करना है कि जो E है वो PR का भी मध्य बिंदु है और जो E है वो SQ का भी मध्य बिंदु है, ये साबित करना है। देखिए तो हम लोग क्या करें, PR का मध्य बिंदु निकालें, PR के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकालें और SQ के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकालें। अगर दोनों सेम आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा कि PR और SQ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखिए PR के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, अब देखिए PR के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश कैसे निकालोगे, P का स्थिति सदिश प्लस R का स्थिति सदिश बटे 2, P का स्थिति सदिश OP वेक्टर प्लस R का स्थिति सदिश अपान 2। देखिए तो P का स्थिति सदिश ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 2, A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 2, R का स्थिति सदिश ये C वेक्टर प्लस D वेक्टर बाई 2, C वेक्टर प्लस D वेक्टर बाई 2 और अपान में ये 2। अब देखो इसको एलसीएम ले लें, ये 2 एलसीएम कर लें तो आएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर और अपान में हो जाएगा 4। तो क्या अब आप लोग सोच रहे होंगे 4 कैसे हुआ, देखिए 2 इसका एलसीएम लेंगे, 2 इन दोनों का एलसीएम लेंगे और 2 अपान में है तो 2 और 2 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 एलसीएम लेने से और जो 2 अपान में दोनों का गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4। कैसे बताया, देखो 2 एलसीएम लेंगे और ये 2 गुणा करा देंगे 4। अब देखिए अब SQ के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकाला है, SQ के मध्य, SQ के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश कैसे निकालो, S का स्थिति सदिश प्लस Q का स्थिति सदिश बटे 2। देखिए S का स्थिति सदिश मतलब OS वेक्टर, Q का स्थिति सदिश OQ वेक्टर अपान 2। देखिए तो S का स्थिति सदिश ये A वेक्टर प्लस D वेक्टर बाई 2, A वेक्टर प्लस D वेक्टर बाई 2 प्लस Q का स्थिति सदिश ये B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 2 और अपान 2। इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो आएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस B वेक्टर अपान 4 कैसे होगा, 2 एलसीएम लेंगे और 2 ये। अब देखिए तो PR के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश और SQ के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश बराबर है, सेम है, लिख देंगे अतः PR तथा SQ एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। एक अच्छा क्वेश्चन, समद्विभाजित करती हैं, यही सिद्ध करना था। अब देखिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लिए तो चलते हैं 25वें एग्जाम्पल की तरफ। एक अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में अगर आ गया तो 90% बच्चे लगा नहीं पाते। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। देखिए 25
25वां एग्जाम्पल। पच्चीसवें का आगे सिद्ध करिए समलंब चतुर्भुज कि असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समांतर भुजाओं के समांतर और उनके योग के आधे के बराबर होती है। देखिए समलंब चतुर्भुज, इस टाइप से बनता है समलंब। समलंब की दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो असमांतर होती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। समलंब चतुर्भुज की अभी देखिए हमने आपको वीडियो में क्वेश्चन दिखाया था, तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन समझना जरूर है। ये है समलंब चतुर्भुज। देखिए अब बोला गया असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। असमांतर भुजाएं, देखिए असमांतर कौन है, एडी और बीसी ये असमांतर है, एबी और डीसी ये समांतर है। तो कहा गया असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु, तो एडी का मध्य बिंदु मान लो ये पी है और बीसी का मध्य बिंदु मान लो ये क्यू है। तो कहा गया असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। देखिए यहाँ पर असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, पी क्यू। असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समांतर भुजाओं के समांतर होती है। अब हमें सिद्ध करना है कि देखो असमांतर भुजा एडी हो गई, असमांतर भुजा कौन सी हो गई, बीसी। इनके असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी हो गई, मतलब पी क्या है, एडी का मध्य बिंदु, क्यू क्या है, बीसी का मध्य बिंदु। तो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी हो गई, पी क्यू। अब हमें सिद्ध करना है कि असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है पी क्यू, ये समांतर भुजाओं के समांतर है, मतलब ये ए बी और डी सी के समांतर है और इन दोनों के योग के आधे के बराबर है। मतलब ये जो पी क्यू है, हमें सिद्ध क्या करना है कि जो पी क्यू है ये समांतर भुजाओं के समांतर है, मतलब पी क्यू ए बी के भी समांतर है, पी क्यू डी सी के भी समांतर है। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। और ये भी सिद्ध करना है कि जो पी क्यू है वो ए बी और डी सी के योग के आधे के बराबर है। जो पी क्यू है वो ए बी और डी सी के योग के आधे के बराबर है, ये भी सिद्ध करना है। और देखिए जो ए बी है वो डी सी के समांतर है। और आपको पता है जब ए वेक्टर और बी वेक्टर समांतर होते हैं, अगर ये नहीं पता, ये चीज अगर भूल गए तो फिर आपको मैथ पढ़ना ही बेकार है। पीछे कहीं बता के आए थे, समांतर हो चाहे संरेखी हो, इनकी कंडीशन बताया था हमने, ए वेक्टर बराबर लेम्डा बी वेक्टर, समांतर और संरेखी की। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर समांतर हैं, चाहे कहते संरेखी है या समरेखी, संरेखी मतलब एक ही रेखा पर है, ये कंडीशन बताई थी, ये कंडीशन। और हमने इसको इतना ढंग से समझाया, इतना जोर दे के कहा था कि इसको भूलना नहीं है। अगर आप वेक्टर पढ़ रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं आती, इसीलिए कहते हैं आप थोड़ी सी मेहनत करिए और हमारे चैनल से जुड़िए, भरोसा करिए, जुड़िए। मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, करते हैं कि 100% आपको पढ़ा। तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के समांतर, तो हमने कहा था ए वेक्टर बराबर लेम्डा बी वेक्टर, जहाँ लेम्डा अदिश राशि है, जहाँ लेम्डा कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये लेम्डा प्लस का भी हो सकता है, इसकी वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, इसकी वैल्यू पूर्णांक भी हो सकती है, इसकी वैल्यू भिन्नात्मक भी हो सकती है, बहुत बार समझाया है। तो यहाँ पर ए बी डी सी के समांतर है, तो कह सकते हैं ए बी वेक्टर इक्वल टू लेम्डा डी सी वेक्टर। पहली चीज समांतर के लिए ए बी जो है डी सी के समांतर है, तो ए बी वेक्टर इक्वल टू लेम्डा डी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर इक्वल टू लेम्डा डी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर इक्वल टू लेम्डा डी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर इक्वल टू लेम्डा डी सी वेक्टर। क्यों? क्योंकि जो ए बी है वो डी सी के समांतर है, जो ए बी है वो डी सी के समांतर है, जो ए बी है वो डी सी के समांतर है, जो ए बी है वो डी सी के समांतर है। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू लेम्डा डी सी वेक्टर। अब देखिएगा, गौर से देखिएगा, मान लेते हैं, चलिए फिर वही
माना मूल बिंदु O के सापेक्ष देखिए जो कंडीशन समांतर की है वही संरेखी की भी है। A कामा B कामा C कामा D के स्थिति सदिश क्रमशः A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर D वेक्टर। अब देखिए मूल बिंदु O के सापेक्ष A का स्थिति सदिश कैसे लिखा जाएगा, OA वेक्टर लिखना है A वेक्टर। O के सापेक्ष D का स्थिति सदिश OB वेक्टर। O के सापेक्ष C का स्थिति सदिश OC वेक्टर। O के सापेक्ष D का स्थिति सदिश OD वेक्टर। अब देखिए अब P का स्थिति सदिश निकाला जाए, अब P का स्थिति सदिश निकाला जाए तो यहाँ पर P क्या है, मध्य बिंदु है किसका, AB का। देखो तो P का स्थिति सदिश कैसे लिखोगे, OP वेक्टर। A का स्थिति सदिश प्लस D का स्थिति सदिश बटे 2। देखिए A का स्थिति सदिश A वेक्टर प्लस D का स्थिति सदिश D वेक्टर और बटे 2। फिर Q का स्थिति सदिश OQ वेक्टर, Q का स्थिति सदिश OQ वेक्टर। कैसे निकालोगे, B का स्थिति सदिश प्लस C का स्थिति सदिश, देखो B का स्थिति सदिश प्लस C का स्थिति सदिश बटे 2। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो PQ है वो AB और DC के समांतर है। मतलब ये जो PQ है समांतर भुजाओं के समांतर है और इन दोनों के योग के आधे के बराबर है, इन दोनों के योग के आधे के बराबर। चलिए देखिए PQ निकाला जाए। अब देखिएगा PQ कैसे निकालेंगे, PQ कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, गौर से देखिए PQ कैसे निकालेंगे। जब स्थिति सदिश पता हो, आपको 20,000 बार समझाया है कि जब स्थिति सदिश पता हो तो कोई वेक्टर कैसे निकालोगे। देखिए स्थिति सदिश पता है तो कैसे निकालेंगे, जो बाद में है उसका स्थिति सदिश, Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। तो कैसे निकालो, देखो Q का स्थिति सदिश OQ वेक्टर माइनस P का स्थिति सदिश OP वेक्टर। तो अब देखिए PQ वेक्टर इक्वल टू Q का स्थिति सदिश ये लिखोगे B वेक्टर प्लस C वेक्टर और बाई 2 माइनस P का स्थिति सदिश ये A वेक्टर प्लस D वेक्टर और बाई 2 ये आया। देखिए PQ वेक्टर इक्वल टू 1/2 कॉमन कर लेंगे तो B वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस A वेक्टर माइनस D वेक्टर। अब एक एक लाइन को गौर से देखिएगा, PQ वेक्टर इक्वल टू 1/2। देखिए ये B वेक्टर माइनस A वेक्टर एक साथ कर लो, B वेक्टर माइनस A वेक्टर एक साथ कर लो, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, B वेक्टर माइनस A वेक्टर एक साथ कर लो, प्लस C वेक्टर माइनस D वेक्टर एक साथ कर लो। देखते जाइएगा कितना बढ़िया सवाल है। तो आ जाएगा PQ वेक्टर इक्वल टू 1/2। देखिए B वेक्टर की जगह लिख सकते हो OB वेक्टर, B वेक्टर की जगह OB वेक्टर और A वेक्टर की जगह OA वेक्टर, प्लस इस C वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हो OC वेक्टर। C वेक्टर की जगह आ जाएगा OC वेक्टर और B की जगह आएगा OD वेक्टर। अब देखिएगा PQ वेक्टर इक्वल टू 1/2। ये इसको देखिए इस पूरे को लिख सकते हैं AB वेक्टर, AB वेक्टर। क्यों AB लिख सकते हैं, देखिए क्यों AB लिख सकते हैं, क्योंकि अगर AB वेक्टर को स्थिति सदिश से तोड़ा जाए तो क्या लिखोगे OB माइनस OA। मतलब देखो बाद में B है तो B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश OB माइनस OA, ये AB वेक्टर है। इसको क्या लिख सकते हो DC वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हो DC। क्यों DC लिख सकते हैं, देखिएगा अगर स्थिति सदिश के हिसाब से इसको तोड़ा जाए तो क्या लिखोगे C का स्थिति सदिश माइनस D का स्थिति सदिश, C का स्थिति सदिश माइनस D का स्थिति सदिश। लेकिन तो एक चीज तो सिद्ध हो गई, जो PQ है वो AB और DC के योग के आधे के बराबर है, जो PQ है वो AB और DC के योग के आधे के बराबर है। एक चीज सिद्ध हो गई।
यहाँ से एक चीज सिद्ध हो गई कि जो पी क्यू है वो ए बी और डी सी के योग के आधे के बराबर है। अब समांतर कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए पी क्यू वेक्टर इक्वल टू 1/2, जो ए बी वेक्टर है उसकी जगह लिख सकते हो लेम्डा डी सी वेक्टर। ये समझाया था कैसे, क्योंकि ए बी और डी सी पहले से ही समांतर है। ए बी वेक्टर की जगह लेम्डा डी सी वेक्टर, यहाँ पर लेम्डा डी सी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर, तो पी क्यू वेक्टर इक्वल टू 1/2। इससे डी सी वेक्टर कॉमन कर लेंगे तो आएगा लेम्डा प्लस 1 डी सी वेक्टर। अब देखिए पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ये आ जाएगा लेम्डा प्लस 1/2 लेम्डा प्लस 1/2 डी सी वेक्टर। अब देखिए ये फिर इस टाइप की कंडीशन आ गई, ये ऐसे ए वेक्टर इक्वल टू लेम्डा बी वेक्टर। अगर ये सिचुएशन होती है, ये सिचुएशन होती है, लेम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अदिश राशि है। जब ये सिचुएशन होती है तो ए और बी या तो समांतर होंगे या तो संरेखी होंगे, या तो समांतर होंगे तो संरेखी होंगे। मतलब लेम्डा कोई भी अदिश राशि हो सकती है। तो यहाँ पर अदिश राशि कौन है? देखो लेम्डा प्लस 1/2, मतलब पी क्यू और डी सी के बीच में इस टाइप का संबंध है। पी क्यू और डी सी के बीच में इस टाइप का संबंध है। कुछ लोग दिमाग में आएगा अरे लेम्डा होता है, अरे लेम्डा की जगह तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, अदिश वैल्यू होनी चाहिए, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, चाहे भिन्न संख्या हो चाहे पूर्णांक संख्या हो। किसकी जगह? लेम्डा की जगह। लेम्डा की जगह चाहे प्लस में वैल्यू हो, चाहे माइनस में हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे भिन्नात्मक हो, इस टाइप की कंडीशन होनी चाहिए। तो देखो तो यहाँ पर जैसे लेम्डा है तो यहाँ पर लेम्डा प्लस 1/2 है, ये अदिश है। मतलब एक अदिश होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि अदिश वो बी की तरफ हो, ए की तरफ भी हो सकता है। बहुत पहले समझाया था दूसरे तीसरे वीडियो में कुछ इस तरीके से। तो देखिए तो पी क्यू और डी सी के बीच में ये संबंध है, तो कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो डी सी के क्या है? समांतर। और डी सी जो है वो पहले से ए बी के समांतर है। देखो यहाँ से क्या साबित हुआ कि जो पी क्यू है वो किसके समांतर है? डी सी के। और डी सी किसके समांतर है? ए बी के। इसका मतलब जो पी क्यू है वो ए बी के भी समांतर हो गया। तो यहाँ से सिद्ध हुआ कि योग के आधे के बराबर है, यहाँ से समांतर सिद्ध हुआ। एक अच्छा सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए कुछ एक आध एग्जाम्पल और बताना चाह रहे हैं। जैसे अभी हम आपको एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 बताएंगे, 3, 4 और 6 बताएंगे। 3, 4 और 6 इनको हम आपको दिखा दें कौन से 3, 4 और 6। इनको हल्के में मत लेना, बहुत गौर से देखिएगा। 3, 4 और 6। पहले चौथा बताएंगे। देखिए पहले ये चौथा बताएंगे, देखिएगा कहाँ पर है, ये है, ये चौथा की दिशा में एकांक सदिश। आप देख लो कितनी बार आया है। इसके बाद तीसरा बताएंगे, इसका क्या रीजन है, और इसके बाद ये छठवां बताएंगे, ये छठवां। अब ये 3 बताने वाले हैं, देखिएगा। पहले चौथा क्यों बता रहे हैं? पहले तीसरा बताना चाहिए। तो इसका कोई ना कोई सीक्रेट है कि पहले चौथा बता रहे तब तीसरा बता रहे। इसका कोई ना कोई सीक्रेट है, देखिएगा थोड़ा सा। देखिए जो एग्जाम्पल चौथा है आप देख चुके हो, अभी दिखाया था कितना इंपॉर्टेंट है। कहा गया आई का -2j का +3k का है, आई का -2j का +3k का की दिशा में एकांक सदिश निकालना है। एकांक सदिश कह दो चाहे कह दो एकक सदिश, एकक सदिश कह दो चाहे एकांक सदिश, एकक सदिश चाहे एकांक सदिश। तो इसका देखिए सूत्र क्या बताया था आपको, हमने आपको पहले बताया था एकक सदिश का सूत्र क्या होता है? सदिश और बटे सदिश का मापांक, माड मतलब वही सदिश बटे सदिश का मापांक। एकक सदिश का मतलब हो गया जिनका परिमाण 1 होगा।
चौथा पहले बता रहे, इसके बाद तीसरा बताएंगे, कुछ ना कुछ कारण होगा। तो एकक सदिश का मतलब हो गया जिसका परिमाण एक होगा, एक मात्रा होगा। तो एकक सदिश का सूत्र क्या होता है? सदिश बटे सदिश का मापांक। देखिए सदिश ये है, सदिश, क्योंकि जब ये समझ जाएंगे तो तीसरा समझ में आएगा। सदिश ये है, ये तो सदिश हो गया, बटे सदिश का मापांक, ये सदिश का मापांक हो गया। मापांक मतलब हो गया मान, मापांक मतलब क्या हो गया? मान। देखिए तो सदिश और बटे सदिश का मापांक, मापांक मतलब मान। अब देखिएगा आई का -2j का +3k का, और इसका मापांक कैसे निकालेंगे, मान कैसे निकालेंगे? सबको पता है, अंडर रूट के अंदर। मापांक अगर किसी वेक्टर का निकालना तो कैसे निकालोगे? अंडर रूट के अंदर आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। देखिए आई के गुणांक का स्क्वायर, तो आई का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, जे का गुणांक -2 है तो -2 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आई के गुणांक का स्क्वायर, मापांक देखो ये माड लगा है, ये माड लगा है, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। देखिए तो आई का -2j का +3k का अपान 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 3 का हुआ 9, तो आई का -2j का +3k का अपान ये हुआ √14, ये आ गया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत बड़े नहीं होते, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको बता दें इसमें से 50% बच्चे लगा भी नहीं पाते। ये तो एकांक सदिश आ गया, एकक सदिश मतलब जिसका परिमाण एक होगा। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है, देखिए आई का -2j का +2k का की दिशा में, अनुदिश का मतलब की दिशा में, कई बार पूछा भी गया है, की दिशा में 3 इकाई लंबाई वाला सदिश, लंबाई वाला सदिश ये निकालना है। देखिए अब चौथे के बाद तीसरा बता रहे तो कोई ना कोई रीजन होगा, वो इसलिए बता रहे कि आपको समझ में अच्छा है। देखिए इसकी दिशा में 3 इकाई लंबाई वाला सदिश बताना है, तो पहले हम लोग क्या करें, इसकी दिशा में 1 इकाई लंबाई वाला निकाल लें। इसकी दिशा में, इस वेक्टर की दिशा में 1 इकाई लंबाई वाला निकाल लें, 1 इकाई लंबाई वाला सदिश निकाल लें, और 1 इकाई वाला जब आएगा तो उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 3 इकाई वाला हो जाएगा। हमने क्या बताया पहले, इसकी दिशा में 1 इकाई लंबाई वाला सदिश निकाल लें हम लोग। इसकी दिशा में 1 इकाई लंबाई वाला सदिश निकाल लें, तो जब 1 इकाई लंबाई वाला आ जाएगा तो 3 का गुणा करा देंगे तो 3 इकाई वाला हो जाएगा। देखो तो पहले क्या करें, आई का -2j का +2k का की दिशा में 1 इकाई लंबाई वाला सदिश, 1 इकाई लंबाई वाला सदिश। अब देखिए जो 1 इकाई लंबाई वाला सदिश होता है वो एकक सदिश ही होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। 1 इकाई लंबाई वाला मतलब एक परिमाण वाला जो सदिश होता है वो एकक सदिश ही होता है। देखिए हमें 3 लंबाई का चाहिए तो 3 लंबाई का चाहिए, चाहे 4 लंबाई का चाहिए, चाहे 5 का चाहिए, एक डायरेक्ट नहीं निकलेगा। पहले 1 इकाई लंबाई का निकलेगा, 3 इकाई वाला चाहिए, जो 1 इकाई वाला निकलेगा उसमें 3 का गुणा करा देंगे। अगर 4 इकाई लंबाई का चाहिए तो 1 इकाई वाला जो निकलेगा उसमें 4 का गुणा करा देंगे। अगर 5 इकाई लंबाई वाला चाहिए तो जो 1 इकाई वाला निकलेगा उसमें 5 का गुणा करा देंगे। और 1 इकाई वाला जो सदिश होता है उसको एकक सदिश ही बोलते हैं, इसीलिए। और देखो एकक सदिश यहाँ बता के आए, इसीलिए चौथा पहले बताया, तीसरा बाद में। तो पहले 1 इकाई लंबाई वाला सदिश निकालेंगे, और 1 इकाई लंबाई के बाद में जितने इकाई वाला चाहिए उतने का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। पहले 1 इकाई लंबाई वाला सदिश निकालेंगे, इसके बाद जितने इकाई वाला चाहिए उतने गुणा करा देंगे।
निकालोगे तो एक इकाई लंबाई वाला सदिश क्या होता है, एकक सदिश। और एकक सदिश कैसे निकालते हो, सदिश बटे सदिश का मापांक। देखो ये सदिश है, ये सदिश बटे सदिश का मापांक, सदिश का मापांक। ये देखिए तो कैसे निकालोगे, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। मापांक कैसे निकालोगे, अंडर रूट। मापांक कैसे निकालेंगे, अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के, देखो आई के गुणांक का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर। तो जे का गुणांक देखो कितना है, -2, -2 का स्क्वायर 4 प्लस के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। देखिए ये कितना है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप बटे 3 आएगा। देखिए बटे 3 कैसे आएगा, क्योंकि बटे 3 इसलिए आएगा क्योंकि 4 4 8 1 9 9 का वर्गमूल 3। एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन में कट रहा होगा, बहुत स्पेस है। अब देखिए, अब ये एक इकाई लंबाई वाला है और कितने वाला चाहिए, 3 का। तो 3 का इसमें क्या करा देंगे, गुणा। एक इकाई लंबाई वाला जो होता है वो एकक सदिश ही होता है। एक इकाई लंबाई वाला जो होता है वो एकक सदिश होता है। अगर 4 इकाई वाला चाहिए होता तो इसमें 4 का गुणा करा देते, 5 इकाई वाला चाहिए होता तो इसमें 5 का गुणा करा देते। अब देखिए हम लिखेंगे 3 इकाई लंबाई वाला सदिश। 3 इकाई लंबाई वाला सदिश कैसे निकालेंगे, इसमें 3 का क्या करा देंगे, ये 1 इकाई लंबाई वाला है, इसमें 3 का गुणा करा देंगे। देखो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप अपान 3, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब वही सेम आंसर आएगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अगर 4 इकाई वाला चाहिए होता है, यहाँ 4 का गुणा कर देते, 5 इकाई वाला चाहिए होता तो 5 का गुणा कर देते। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर छठवां जो आपको बताया था वो बताने जा रहे हैं। एक चीज आपको बता दें, वेक्टर में कहीं पर भी ये चीज लिखी हो, इस वेक्टर अलजेब्रा में शीर्ष या बिंदु, ये सीक्रेट चीज है, या निर्देशांक। अगर ये कहीं लिखा है, शीर्ष लिखा है, बिंदु लिखा है, निर्देशांक लिखा है, ये चीजें तो हमेशा ध्यान रखना, ये स्थिति सदिश होते हैं। ये मूल बिंदु के स्थिति सदिश होते हैं। किसके सापेक्ष स्थिति सदिश होंगे, और किसके सापेक्ष होंगे, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो शीर्ष होते हैं ऐसे को लिए जाते हैं, मूल बिंदु से लिए जाते हैं। जैसे कह दिया जाए 3,4, इसका मतलब ये दूरी कितनी हो गई, 3 हो गई, और ये दूरी कितनी हो गई, 4 हो गई। चाहे बिंदु ले जाए चाहे निर्देशांक ले जाए, तो जो शीर्ष बिंदु निर्देशांक होंगे वेक्टर अलजेब्रा में, ये सीक्रेट चीजें हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते कभी। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर शीर्ष बिंदु निर्देशांक है तो वो स्थिति सदिश होंगे, वो किसके सापेक्ष होंगे, मूल बिंदु के सापेक्ष। अब देखिए छठवां सवाल, छठवां एग्जाम्पल कहा गया है कि सिद्ध करिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ऐसे लिखा है बिंदु, छठवां एग्जाम्पल है बिंदु लिखा है। पहला बिंदु है 2i कैप कामा, दूसरा है -i कैप -4j कैप, फिर है -i कैप, तीसरा +4j कैप। सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु स्थिति सदिश बनाना, अरे वो सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, ये तीसरा बिंदु है। चलो मान लो जैसे कोई ये है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, एक बिंदु ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। तो सपोज कर लो, देखो ऐसे मान लो ये वाला बिंदु ए है, मान लो ये वाला बिंदु बी है,
मान लो ये वाला बिंदु सी, मेरी बात को समझिएगा, बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ढंग से देखना। बिंदु शीर्ष निर्देशांक स्थिति सदिश होंगे मूल बिंदु के सापेक्ष। ये जो छोटी छोटी चीजें अगर ये आपने गौर कर ली, कवर कर ली, तो फिर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हमने मान लिया कि ये वाला ए बिंदु है, ये वाला बी बिंदु है, ये वाला सी बिंदु है, ऐसे ही है। हाँ ठीक। अब ये वाला ए बिंदु है, ये वाला ए बिंदु है, मतलब ये ए का स्थिति सदिश हो गया। क्योंकि देखिए ये बी बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो ये बिंदु है तो स्थिति सदिश होंगे। और किसके सापेक्ष होंगे? मूल बिंदु के सापेक्ष। क्योंकि बिंदु शीर्ष निर्देशांक सभी इनकी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? मूल बिंदु से ली जाती हैं। कहाँ से ली जाती हैं? मूल बिंदु से। तो हमने मान लिया कि ये ए वाला बिंदु है, ये बी वाला बिंदु है, ये सी वाला बिंदु है, मतलब ये ए का स्थिति सदिश हो गया। ये ए का स्थिति सदिश हो गया ओ ए वेक्टर 2i है। ये बी वाला बिंदु है तो बी का स्थिति सदिश हो गया ओ बी वेक्टर। ये सी वाला बिंदु है तो सी का स्थिति सदिश हो गया। अब हमें इसको त्रिभुज को समद्विबाहु सिद्ध करना है। तो समद्विबाहु कैसे सिद्ध होगा? ये तीन भुजाएं हैं तो कि ये दो भुजाओं का परिमाण, वेक्टर नहीं परिमाण, लंबाई अगर बराबर आ जाए, किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई अगर बराबर आ जाए तो त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु। अगर किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई बराबर आ जाए तो समद्विबाहु होगा। तो पहले देखिए, पहले ए बी निकालिए, ए बी वेक्टर निकालिए। ये भी ए बी की लंबाई नहीं है, ये ए बी वेक्टर सदिश ए बी है। ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे? किन्हीं दो भुजाओं का परिमाण निकालें, अगर बराबर आ जाए, दो भुजाओं का परिमाण मतलब दो भुजाओं की लंबाइयां अगर बराबर आ जाए तो समद्विबाहु होगा। ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे? बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। देखिए तो बी का स्थिति सदिश ये है, माइनस ए का स्थिति सदिश ये है। देखिए तो ए बी वेक्टर ये आएगा माइनस आई का है, माइनस 2i का है, माइनस 3i का है। अब ए बी का जैसे परिमाण निकालो, ए बी का परिमाण मतलब ए बी, या कह सकते हो माड ऑफ ए बी, क्योंकि माड लगा है तो वेक्टर हटा के लिख सकते हो। माड मतलब केवल ए बी का परिमाण, माड मतलब ए बी का परिमाण। देखिए तो ए बी का परिमाण निकालो, कैसे निकालो? अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, प्लस के गुणांक का स्क्वायर नहीं है के तो 0 होगा, तो आएगा 25 वर्गमूल आया 5 मात्रा। चलो देखो ए बी की लंबाई 5 निकल आया और दो भुजाओं की अगर लंबाई समान निकल आया तो समद्विबाहु होगा। चलो एक और निकालो, पहले बी सी निकालो, बी सी वेक्टर। देखिए तो BC वेक्टर कैसे निकालोगे? पहले वेक्टर में आएगा, पहले सदिश आएगा, बाद में परिमाण आएगा। पहले सदिश आएगा फिर उनका परिमाण आएगा। तो BC कैसे निकालोगे? C का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश, C का स्थिति सदिश। देखिए C का स्थिति सदिश ये है माइनस I का प्लस 4j का। B का स्थिति सदिश ये है, ये और आगे क्या है? देखिए माइनस, तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएंगे। ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8j का। अब देखिए BC का परिमाण निकालो, BC का परिमाण मतलब माड ऑफ BC, BC का परिमाण निकालो, BC का परिमाण अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, इसमें आई नहीं है तो 0, प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर मतलब इस 8 का स्क्वायर 64, प्लस के भी नहीं है तो 0, तो ये रहेगा अंडर रूट 64, कितना आया 8। देखिए ए बी की लंबाई 5 थी, इसकी लंबाई 8, अभी तो नहीं सिद्ध हुआ। अब एक बचा है AC, AC की लंबाई निकाली जाए, पहले AC निकाला जाए। देखो AC कैसे निकालोगे? C का स्थिति सदिश और माइनस ए का स्थिति सदिश। देखो C का स्थिति सदिश, C का स्थिति सदिश ये है माइनस ए का स्थिति सदिश। देखिए C का स्थिति सदिश और माइनस ए का स्थिति सदिश ये माइनस आई का है, माइनस 2i का है, 3i का प्लस 4j।
अब देखिए AC का परिमाण निकाला जाए, AC की लंबाई, मॉड ऑफ AC कैसे निकालोगे, अंडर रूट I के गुणांक का स्क्वायर, तो I का गुणांक -3 है, -3 का स्क्वायर 9, प्लस J के गुणांक का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, प्लस K का, K नहीं है 0, तो ये आया अंडर रूट 25 वर्गमूल 5। अब देखो AB की लंबाई 5 है और AC की लंबाई भी 5 है, BC की तो 8 है, अगर BC की भी 5 आती है तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाता, क्या हो जाता, समबाहु त्रिभुज, समबाहु हो जाता। देखिए तो AC की लंबाई और AB की लंबाई, AB की लंबाई 5 और AC की लंबाई भी 5, तो कैसा त्रिभुज लिख देंगे, अतः समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः समद्विबाहु त्रिभुज। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल बताएंगे और एक्सरसाइज बताएंगे, जो भी आगे की एक्सरसाइज है। अब देखिए अगर आपको लग रहा हो अपने आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।